सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। वक्त हो चुका है मॉर्निंग आगाज का। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर लखनऊ से। लखनऊ में ISCC और स्वाति फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में महिला सशक्तिकरण पर सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि रही। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता नम्रता पाठक विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई। सेमिनार में मालिनी अवस्थी, स्वाति सिंह और दिनेश प्रताप सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों को सम्मानित किया गया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनकी प्रतिभा को पहचानने पर चर्चा हुई। और ऐसे में आज ये ऐसा सुंदर उत्सव सावन के सोमवार के दिन आयोजित हुआ, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही स्त्रियों को न सिर्फ उनका सम्मान किया गया, बल्कि अपने अपने क्षेत्र में कुछ स्थापित महिलाओं ने भी अपने संघर्ष की बातें यहाँ पर साझा की। उनमें मैंने भी अपनी बात कही, यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से की, और सबसे बढ़ करके यहाँ पर आज उत्तर प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल महामहिम आदरणीय आनंदीबेन पटेल मैडम ने अपने लंबे सुदीर्घ अनुभव से जो बातें यहाँ कही, और उन्होंने यही बात उनका थोड़ा नीचे दबाइए। सारे वक्तव्य में यही था कि इतने विशाल देश में, विशेष रूप से विशाल उत्तर प्रदेश में, एक स्त्री जब सशक्त होती है तो पूरा परिवार और प्रदेश सशक्त होता है। और इसके लिए हम निर्धन स्त्री, एक ऐसी औरत के पास भी जाए जिसके पास साधन नहीं है, जिसके पास कोई नहीं पहुंच सकता। बहुत सुंदर उन्होंने सुझाव दिया कि हम सम्मान देने में समाज में वर्गीकरण न करें। जैसे आज 14 स्त्रियों का ये सम्मान हुआ है, ऐसे हम ग्रामीण अंचलों की भी स्त्रियों को यहाँ पे लेकर आए। शिक्षा के ऊपर भी उन्होंने बात करी, और मैंने भी आज शिक्षा से ही बात आरंभ की। मुझे लगता है बहुत सुंदर प्रकल्प है, जहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश के अपने अपने क्षेत्र की स्त्रियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। बहुत प्रेरक अच्छा अनुभव था। सावन का महीना की 7 दिन बाद ही, दरअसल 27 जुलाई को हमारा कार्यक्रम है। आप सब उसमें जरूर आएँ सुनने के लिए पूरे साज के साथ। और आज तो बाबा का है, तो मोबाइल नीचे करो भाई। सावन में आज हम यही गा सकते हैं कि पहली बात तो मुझे लगता है झूला, हमारे यहाँ सावन में इस समय खूब झूला जाता है। सिया संग झूले बगिया में राम ललना, सिया संग झूले बगिया में राम ललना, गोरे रंग जान की सावरे सलोने प्रभु, छवि ऐसी बनी मानो रति काम ललना, सिया संग झूले बगिया में राम ललना, सिया संग। इस बार विशेष है क्योंकि अब की बार अयोध्या में रामलला के लिए विशेष झूला भी आया है। सावन में अयोध्या में झूला झूला जाता है। आप सबको कजरी की, हरियाली तीज की, सावन के जब आपने सुना कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, स्पेशली वुमेंस के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रोग्राम था, किस तरह से महिलाओं ने उनके जो वर्क जो करते हैं, किसी भी फील्ड में आती है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे उनको फेस करती हैं, इसके ऊपर हमारा कॉन्सेप्ट था। जिन महिलाओं ने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे से कार्य किया है, जो भी परेशानियाँ आई हैं उनसे बाहर निकल कर के आई हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करती है वो, तो इसके ऊपर उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया। और कैसे छोटे जो उद्योग होते हैं, क्योंकि हमारा चैम्बर जो है ये इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि चैम्बर उद्योगपति हो, मतलब बिजनेस वुमेन हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। स्पेशली उन्होंने फीमेल्स के ऊपर ये कॉन्सेप्ट रखा था कि कैसे कैसे इसको करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या चैलेंजेस हैं, और आगे उनको कैसे हम जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हम उनका सोल्यूशन थोड़ा नीचे करिए भाई, थोड़ा नीचे तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि चाहे उद्योग छोटा हो या थोड़ा बड़ा नीचे करिए हो, बाबू। हमेशा विजन क्लियर होना चाहिए। और अगर मैं जो स्त्रियाँ हैं आज की, जो वुमेन्स हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो कुछ भी कर सकती हैं। यही हमारे प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट। अगली खबर लखीमपुर खीरी के धौरहरा क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। इंडियन बैंक के बैंक मित्र अमित से बाइक से और बदमाशों ने 4 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने अमित को धक्का देकर गिराया और रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना वाली गांव के पास से मंगलवार सुबह हुई। मौके पर पहुंची एसएसपी संकल्प शर्मा पीड़ित ने से जानकारी ली और फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 7/2025 को अमित कुमार शुक्ला, जो कि बैंक मित्र हैं इंडियन बैंक में, अपने घर से पहाड़ियापुर BC केंद्र थाना क्षेत्र धौरहरा की तरफ जा रहे थे। रास्ते में
मोटरसाइकिल सवार 4 अज्ञात लोगों ने उनका नोटों से भरा बैग छीन लिया। उक्त प्रकरण में वादी की तहरीर के अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। एटा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव पंखे से लटका हुआ मिला। जी हां, ये घटना थाना सकरौली क्षेत्र की है। मृतक की पहचान 36 वर्षीय दानवीर पुत्र राम बाबू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह यानी गृह कलेश के चलते दानवीर ने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाया। शव को देखकर परिवार में कोहराम मच गया है और आसपास के लोगों में भी सनसनी फैल गई है। सूचना पर तत्काल थाना सकरौली की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां सीओ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और एसएचओ नीता महेश्वरी ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आत्महत्या के पीछे असली वजह क्या रही है। मैनपुरी से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां दबंगों द्वारा एक किसान की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई है। मामला उस वक्त बिगड़ता है जब किसान की खाली पड़ी जमीन कुछ प्रभावशाली लोग ने अपना बताकर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते आसपास के ग्रामीण एकजुट होकर मौके पर पहुंचे और दबंगों की मंशा नाकाम कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि ये लोग सत्ता से नजदीकी का दावा करते ही और कानून व्यवस्था के खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रशासनिक दावे जैसे एंटी भूमाफिया अभियान, थाना दिवस और तहसील दिवस सिर्फ कागजों तक सीमित दिखाई दे रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की दबंगई पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आम किसानों की जमीन सुरक्षित रह सके और सरकार की छवि धूमिल ना हो। फिलहाल पीड़ित किसान न्याय की उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। अगली खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद के देहात क्षेत्र में तेंदुए आतंक लगातार बना हुआ है। जी हां, तेंदुए की लगातार उपस्थिति से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाल में ही कांड क्षेत्र के अबकरपुर गांव में एक तेंदुए को वन विभाग ने पिंजरे में कैद किया, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीणों को राहत नहीं मिल रही है। तेंदुए की बार बार मौजूदगी ने लोगों को जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। खेतों में काम करने वाले ग्रामीण अब समूह बनाकर अपने खेतों में जा रहे हैं ताकि किसी हमले से खुद को बचा सके। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर देहात क्षेत्र में ये तेंदुए आए कहां से और वन विभाग की कार्रवाई के बावजूद इनका खतरा क्यों बना हुआ है। ग्रामीण ने प्रशासन से मांग की है कि तेंदुए की लगातार हो रही आमद को लेकर स्थायी समाधान निकाला जाए ताकि लोग भयमुक्त होकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी सके। अगली खबर सीतापुर से। सीतापुर के तंबौर नगर पंचायत क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बस स्टॉप से लेकर पुरानी बाजार तक नगर पंचायत की जमीन पर वर्षों से कब्जा जमाए बैठे दुकानदार पर बुलडोजर चला, जिससे कई अवैध निर्माण जमींदोज कर दी गया और नगर पंचायत द्वारा पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर चेतावनी दी गई, लेकिन निर्धारित समय सीमा के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। अधिशासी अधिकारी प्रदीप कुमार गौतम ने बताया कि जिन लोगों ने किराया जमा नहीं किया है या अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। कई दुकानों को सील भी किया गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि नगर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके। नोटिस जारी नहीं की कि इसको हटा लीजिए। आप नोटिस जारी करिए 30 साल का जुर्माना है। हम सारे कैमरे वाले बैठे हैं, पत्रकार बंधु हैं। मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि 30 साल से मैं इस जगह पे काबिज हूँ। 30 साल से कब्जा में बैठे जी जमीन पे आपको जो रिटर्न में जो आपको करना है कर सकते हैं, आपको सब अधिकार है। आप मेरे खिलाफ मुकदमा करिए, आप मेरे 30 साल का नोटिस करिए, आप हमारे लिए FIR दर्ज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शटर आप नहीं बंद करेंगे, आप रिटर्न में नोटिस दीजिए कि इतने दिन में इसको हटाइए। अगर आपकी जमीन है तो आप दीजिए, नाम को नहीं कर। सारे पत्रकार बंधु बात सुन लीजिए। 30 साल से मैं इस जगह पर काबिज हूँ, आज तक नगर पंचायत में कभी एक नोटिस जारी नहीं की। ये केवल दादागिरी कर रहे हैं।
नहीं, पत्रकार दूर बैठ खड़े हुए इसलिए मुझे बोल रहा है। आराम से बोलो, कौन सी बात है? हाँ, मेरी सुनो, मैं 30 साल से कब्जा मैं 30 साल से कब्जा यहाँ से मेरा है यहाँ पे। आप जितना आपका जुर्माना बनता है वो करिए, मेरा चोरी नहीं है, तो आप नोटिस काटिए ना सर उसको। 30 साल से इलाज है नहीं हमारे। मैंने कई बार एप्लीकेशन दी, इलाज की ही नहीं गई, क्योंकि पिछले ईओ ने बताया कि इस पे हाईकोर्ट का मुकदमा चल रहा है 1995 में, जब डॉक्टर सके आपको पता नहीं है, आप यहाँ कल आए हैं ना, आपको 2 साल में 19 मेरी बात सुनो तो। अगली खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में कांवड़ मेला अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जी हां, और डाक कांवड़ियों की भीड़ ने पूरे शहर को भगवा रंग में रंग दिया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से आए लाखों डाक कांवड़िए हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर तेजी से वापसी यात्रा पर निकल पड़े हैं। हरिद्वार दिल्ली से नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार में दौड़ती कांवड़िए एक अलौकिक नजारा पेश कर रहे हैं। हाईवे पर हर तरफ बोलबम के जयकारे गूंज रहे हैं, जिससे माहौल आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा है। प्रशासन की ओर से आपको बता दें, अभी तक 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु हरिद्वार से गंगा जल लेकर रवाना हो चुके हैं। पूरे मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और स्वास्थ्य, ट्रैफिक एवं राहत सेवाएं भी मुस्तैद है। कांवड़ यात्रा के इस भव्य और श्रद्धा से परिपूर्ण समापन चरण ने एक बार फिर हरिद्वार को भक्ति और आस्था की नगरी बना दिया है। अगली खबर अमरोहा से। अमरोहा से एक हैरान कर देने वाली मामला सामने आया है, जहां पे नाराज पत्नी को मनाने के लिए एक शख्स ने खुद पर हमला कर लूट की झूठी कहानी रच डाली। रहरा थाना क्षेत्र के बुरबाली गाना में रहने वाले युवक ने चाकू से खुद कर गर्दन पर वार कर खुद को घायल किया और पुलिस को झूठी लूट की सूचना दे दी और उससे दावा किया गया कि अज्ञात लोग ने उस पर हमला कर लूटपाट की है। लेकिन जब पुलिस की जांच की तो सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मौके की बारीकी से जांच के बाद पाया कि पूरी कहानी मनगढ़ंत थी। पुलिस के अनुसार युवक ने यह नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि उसकी पत्नी, जो नाराज होकर मायके चली गई थी, डर के मारे वापस घर लौट आए। अमरोहा पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए युवक की चालाकी को बेनकाब कर दिया है। अब युवक के खिलाफ झूठी सूचना देने वाली पुलिस को गुमराह करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बारे में देखिए, थाना रहरा पर 16/17 जुलाई की रात में एक सूचना आई थी कि उस गांव के रहने वाले नसीम सन ऑफ जरीफ, इनके द्वारा सूचना दी गई थी कि इनके घर में 4-5 लोग घर में घुसे और उन्होंने इनको इंजर्ड करके इनके घर से जो इनके संदूक में 5000 रुपये रखे हुए थे उनको निकाल के वो ले गए हैं। तत्काल हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया था। प्रथम दृष्टया घटना कुछ और तरह की प्रतीत हो रही थी हम लोग, लेकिन उसको तत्काल उसमें एक अभियोग थाना रहरा पर पंजीकृत कर लिया गया था। गहराई से इसमें जानकारी की गई और ये जो मजरूब थे नसीम, इनसे पूछताछ की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि इनके द्वारा ऐसा बताया गया है कि घटना से लगभग 1 सप्ताह पूर्व जो इनका बड़ा लड़का है अनस, उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया था जिस पर उसने कॉल बैक किया। वो किसी लड़की का फ़ोन था जो इन्हीं के किसी परिवार की कोई बहन थी, उसकी लड़की थी वो। इसको लेके ये जो मजरूब नसीम है, इसने अपने बड़े बेटे से इसने कुछ मारपीट की थी। इसकी पत्नी रुखसाना से भी इसका कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद रुखसाना नाराज़ होकर अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। इसके द्वारा जब उसको वापस बुलाया गया नसीम के द्वारा तो उसने वापस आने से इनकार कर दिया। तो इसका कहना है कि मैंने उसको वापस बुलाने के लिए ये जो अपने गले पर इंजरी थी वो चाकू से स्वयं बनाई थी और उसके बाद डरवश इसमें ये सूचना दे दी कि उसके घर में कोई बदमाश आया और लूट हो गया। अभी इन्होंने इसको सच्चाई के साथ स्वीकार किया है। तो इस संबंध में जो अभियोग पंजीकृत है उसमें अग्रिम कार्रवाई हम लोग तदनुसार। अगली खबर बिजनौर से। बिजनौर के जनपद के मंडावर कस्बे से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, जहां पे कुछ युवकों की खुलेआम गुंडागर्दी ने इलाके में सनसनी फैला दी है। दुकान पर बैठे एक युवक को बाहरी युवक ने अचानक घेर लिया और बुरी तरह पीट कर जख्मी कर दिया। पीड़ित युवक के शोर मचाने पर लोग इकट्ठा हुए, लेकिन हमलावर फरार हो गए। यह पूरी घटना मंडावर कस्बे की सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों में भारी नाराजगी भी देखी जा रही है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई
कार्रवाई करते हुए एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य हमलावरों की तलाश जारी है। मंडावर कस्बा खासकर यह मामला अब कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर रहा है और लोग प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। अगली खबर गोंडा से। गोंडा के नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा नवाबगंज और वजीरगंज विकासखंड के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान ब्रजभूषण सिंह ने मीडिया से बातचीत में सीएम योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकात को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक शिष्टाचार के तहत हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी से उनके 56 वर्षों का संबंध है और मुलाकात में सिर्फ पुराने गिले शिकवे दूर किए गए। ये कल मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और 31 महीने बाद मिला। आप सब लोग जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है और ऐसा ही एक उतार सन 2023 जनवरी महीने में मेरे ऊपर आया और उसी समय से ही मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत बंद हो गई और 31 महीने मैं मुख्यमंत्री जी से ना मिला और ना मिलने का प्रयास किया, क्योंकि 2023 जनवरी मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा था और मुझे उसका सामना करना था। और मैंने दिनकर जी की एक कविता कभी पढ़ी थी, पढ़ता रहता हूं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते। उसी दिन मैंने ये निश्चय कर लिया था, ये लड़ाई मेरी है और इस लड़ाई को स्वयं मुझे लड़ना है। और इसलिए ना मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और ना मैंने मिलने का प्रयास किया। जनवरी महीने में ही कुछ ऐसी घटना घटती है कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ था और अपरिहार्य कारणों से उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया। उसी समय मेरी एक अधिकारी से बात होती है और मैंने कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री जी मुझे स्वयं नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। अब मुख्यमंत्री जी ने मिलने की इच्छा व्यक्त की। जब मेरे बच्चे जाते थे वो मेरा हालचाल पूछते थे, लेकिन मैं नहीं जाता और उनका संदेश मुझे प्राप्त हुआ मेरे बच्चों के द्वारा भी, ऑब्वियसली भी। और मैंने पहले ही कहा था कि जब भी वो बुलाएंगे तब हम आएंगे और अगर नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। और मुख्यमंत्री जी से हमारे 56 वर्ष के संबंध। वैसे तो गोरखनाथ मंदिर पर मैं विद्यार्थी जीवन से ही आता जाता था, लेकिन आदरणीय स्वर्गीय अवैधनाथ महाराज जी का सानिध्य हम लोगों को राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान अयोध्या में उनका स्नेह हमको प्राप्त हुआ और पुत्रवत स्नेह करते थे।
कई बार ये बातें आ चुकी है। और कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ जी से मेरे 56 वर्ष के संबंध हैं। हम उनके साथ खेले हैं, वो हमारे साथ खेले हैं, हंसी भी हुआ है, मजाक भी हुआ है। और वो बुलाए, हम गए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी शुभचिंतक हैं। हाँ, ये सत्य है कि 31 महीने मैंने उनसे मुलाकात नहीं की, लेकिन जब उन्होंने मुझे बुलाया मैं गया। इस पर किसी को आपत्ति होने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे कि 56 वर्ष आपने बताया कि तरीके से काफी वक्त मुख्यमंत्री के आवास पर आपने बिताया, तो क्या कुछ देर के बातें हुई कुछ 56 वर्ष से? देखिए, एक तो उनसे कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई, मुख्यमंत्री जी से कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई, केवल पुरानी बातें, पुराने संबंध हम महसूस कर रहे थे और वो महसूस कर रहे थे। कोई किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई। ये बिल्कुल व्यक्तिगत और जैसे आप कह सकते हो कि परिवार के दो लोग काफी दिनों बाद अपना अपना शिकवा, अपना अपना गम बयां कर रहे हों, उसके अलावा कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई। और हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही, मुझको भी बहुत अच्छा लगा और मुख्यमंत्री जी को भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा नेता जी, मंच पे आपने कुछ लोगों को, यहाँ एक बड़ी कथा है, तो उसमें कुछ लोगों को आपने बुलाया कि अगर राहुल गांधी भी आ जाए तो भी उनको भी न्योता दिया गया। देखिए, अगली खबर बागपत से। बागपत जनपद के बड़ौत नगर पालिका क्षेत्र में एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पे चंद मिनटों की बारिश ने नगर पालिका के दावों को पोल खोलकर रख दी। बारिश के बाद मुख्य मार्ग और कांवड़ मार्गों पर जलभराव हो गया, जिससे न सिर्फ आम लोगों को बल्कि कांवड़ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण कई कांवड़ियों की मोटरसाइकिलें जलभराव से खराब हो गई और उन्हें गंदे पानी के बीच से ही गुजरना पड़ा। सड़कों पर जमा गंदे पानी की वजह से संक्रमण और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। इस अवस्था में वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने नगर प्रशासन से नाराजगी जताते हुए अस्थायी समाधान की मांग की है। कांवड़ यात्रा जैसे बड़े आयोजन के दौरान इस तरह की लापरवाही जनमानस और में आक्रोश पैदा कर रही है। बाइक खराब होगी तो रुक के आए हम। ये बाजार के रास्ते से पानी बहुत ज्यादा घुटने तो क्या हालात है, क्या बहुत ज्यादा गंदे। आज के बाद तो आने के लिए दिल्ली से ही आ जाएंगे, मेरठ से आ जाएंगे, उधर की तरफ से दिल्ली वाले मेरठ वाले से। किस कारण से पानी भरा हुआ है? अब नाली वाली की वजह से नाली बंद है सारी की सारी। देखो सीवर का पानी भी बाहर आ रहा है, नाली का पानी। लेट हो गया आप पानी? लेट तो बहुत हो गया, मैं 2 घंटे खराब हो गए मेरे को, गाड़ी खराब हो गई। नगर पालिका की तरफ से आपको लगता है यहाँ विकास हो? यहाँ काम तो होना चाहिए, विकास भी होना चाहिए। देखो घर से दुकानों में पानी ज्यादा है। अगली खबर मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे किसान नेता राकेश टिकैत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि टिकैत ने दावा किया है कि धनखड़ ने खुद इस्तीफे नहीं दिया है, बल्कि उन्हें इस्तीफा लिया गया है। राकेश टिकैत ने कहा कि धनखड़ एक किसान बिरादरी से आते हैं, गाँव की बात करते थे और उनके दिल में हमेशा गाँव और किसानों की चिंता रहती थी। उन्होंने सवाल उठाया है कि केवल बीमार होने पर कोई कैसे अचानक उपराष्ट्रपति का पद छोड़ सकता है। यह सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। टिकैत ने सरकार पर पूंजीवादी ताकतों के दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो भी किसान की बात करेगा उसे ये लोग सत्ता से बाहर कर देंगे। उन्होंने कहा कि देश की राजनीतिक व्यवस्था पर पूंजीवादी का शिकंजा कसता जा रहा है और यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। गांव के लोगों का यह भी मानना है कि इस्तीफा स्वच्छता से नहीं बल्कि दबाव में लिया गया है। टिकैत ने इस बयान से राजनीतिक हलचल में तेज हो गई है। टिकैत साहब, उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया। अरे दिया कहाँ इस्तीफा लिया भाई, दिया नहीं। जौन सी बिरादरी से वो आते थे
उपराष्ट्रपति बने थे वो किसान बिरादरी है। वो तो मरने से पहले तो उसकी जमीन भी नहीं जा सकती कहीं। बीमार आदमी कोई देखा के बीमार आदमी कोई अपनी जमीन किसी के नाम कर दे? आपने देखा हो तो बता दियो भाई। मतलब हम उपराष्ट्रपति का पद छोड़ देंगे? अरे लिया, वो किसान की बात करते थे, वो गांव के थे, उनके दिल में गांव बसा हुआ था, वो गांव गरीब की बात करते थे। ऐसे उस पद पर रहते हुए तो उनसे इस्तीफा लिया। ये कहाँ बर्दाश्त करेंगे? ये पूंजीवाद की सरकार है, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है, उनकी है। जो किसान की, गांव की, गरीब की बात करेगा वो जागा। कौन लोग थे? अरे सरकार थी, और कौन क्या उस पर कोई नाम लिख रहा? कौन थे? सरकार थी, पूंजीपति थे, उन्हीं की सरकार है। उसने एक पूंजीवाद ने एक देश की पॉलिटिकल पार्टी पे कब्जा करके इस देश पे कब्जा कर लिया। तो वे लोग थे। उनका कहना यह है कि मैं बीमार था इसलिए इस्तीफा दिया। हमें भाई कौन से अस्पताल में रहे, कौन उनका पता लेने का अस्पताल में? उसकी समरी सार्वजनिक कर दो। आप चैनल के लोग हो, आपका चैनल वाला कोई गया हो, आपके चैनल पे कोई खबर चली हो, कौन से हॉस्पिटल में थे, उन कौन से डॉक्टर ने उनका इलाज करा? उनका बीमारी तो थी, लेकिन वो सरकारी एक बीमारी है तो वह थी, एक पार्टी की बीमारी थी, वह उनका थी। उसी के वे उसमें शिकंजे में आए। कल सदन भी चला ठीक ठाक, सदन में भी थे मौजूद, लेकिन उसके बाद शाम को अचानक बीमार होने के बाद में किसी अस्पताल में गए हो तो वो बताओ। पहली उनकी बीमारी की क्या हिस्ट्री है वो बताओ। इस्तीफा दिया नहीं दिया गया? अरे लिया गया भाई, सबको पता। गांव के लोग तो यही कह रहे कि इस्तीफा लिया। गांव के लोग झूठ नहीं बोलते। और अभी और भी होंगे, अभी एक इस्तीफा आएंगे अभी तो और के। देखो 50 साल से उम्र का जो आदमी इस पार्टी में होगा, इसके समझौते में होगा, उसका बनेगा दूसरे चौटाला। और जो 50 साल से 60 साल से ऊपर का होगा उसका सतपाल मलिक, और ये धनगर टाप बनेगा उसका। बनेंगे सबके। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो इनका इस्तीफा हुआ है उसके बाद हम वहाँ पर कौन? अभी कोई और को किसी को लपेटेंगे, किसी के और के बाहर ढोल बजेगा, उसे ढोल बजा कर जाएंगे, उसे फिर बनाओगे, फिर उसे शहीद करेंगे। ये तो पहले 5 साल में एक को कर थे, अब 2.5 साल में कर लगे। कौन लगता है, कौन चेहरा? भाई ऐसा लगे कि जैसे बिहार से किसी की बलि जानी हो। क्या लगता है जो स्पष्टता थी उनके अंदर थी, बेबाकपन था, बोलते थे? बाग का कोई बोलने का नहीं, एक आधा कोई बोल रहा था उसे ये दाब ले। अब एक आधा बात कहने वाला था कोई, अब वो भी नहीं रहा। तो लगता है जो किसान की बात करेगा वो ऐसी, जो किसान की बात करेगा वो गद्दी से बाहर जाएगा। अगली खबर रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने झारखंड सरकार पर एक और घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक राज्य में बालू, कोयला और खनन जैसे कई घोटाले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब एक नया नाम घोटाला उजागर हुआ है। प्रतुल सहदेव ने आरोप लगाया है कि झारखंड सरकार ने शासन काल में पिछले 20 से 25 वर्षों का नाम परिवर्तन और धर्म परिवर्तन से जुड़ा पूरा रजिस्टर गायब कर दिया गया है। अब यह पता लगाना संभव नहीं है कि किसने कब नाम बदला, किसने धर्म परिवर्तन किया। उन्होंने आशंका जताई है कि ये दस्तावेज जानबूझकर इसलिए गायब किए गए हैं ताकि धर्मांतर की बड़ी साजिश को छुपाया जा सके। भाजपा नेता ने विशेष रूप से संस्थाल परगान क्षेत्र में हो रहे धर्मांतर का जिक्र करते हुए कहा कि वहां बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। उन्होंने बिहार की तरह झारखंड में भी चुनाव आयोग द्वारा CIR लागू करने की मांग की है और दावा किया है कि इस प्रक्रिया से बचने के लिए ही सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की जा रही है। भाजपा ने इसे एक और गंभीर मामले बताते हुए जांच की मांग की है और इसे धर्मांतर को छुपाने की एक और बड़ी साजिश करार दिया है। उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, मरे हुए लोगों को किया जा रहा है और उनको बाहर निकाला जाएगा। साहब, मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि ये देश के नागरिकों को ही इस चुनाव में वोट देने का अधिकार है, बिहारियों को ही सिर्फ बिहार के चुनाव में वोट देने का अधिकार है। इस पर भी विपक्ष को आपत्ति है। हमें लगता है कि चूंकि झारखंड में भी इस तरह की मांग उठ रही है और अब झारखंड में और पूरे देश में भी SIR होने वाला है, तो झारखंड सरकार में किस लेवल पर साजिश हुई
ये तो जांच का विषय है। लेकिन सारे के सारे रजिस्टर गायब हो गए। अब कौन सा रजिस्टर किसके पास है इसका कोई अब वैधता नहीं है। आप क्रॉस चेक नहीं कर सकते हैं कि किसने कब अपना क्या नाम बदला। और इसका सबसे जो डेंजरस है, अब आधार कार्ड के जरिए कोई व्यक्ति अपना नाम बदल सकता है, पता बदल सकता है, और उसका जो उसने नाम बदला था, जिसका आधार कार्ड का जिक्र होता रजिस्टर में, वो रजिस्टर ही गायब है। इसीलिए हम इसे इस सरकार के पहले 6 महीनों का सबसे बड़ा घोटाला, नाम परिवर्तन घोटाला नाम दे रहे हैं। सरकार अगर सजग होती तो कहीं भी सरकारी दस्तावेज गायब होते हैं या सरकारी दस्तावेज की चोरी होती है तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज किया जाता है कि अमुक जो है दस्तावेज वो मिल नहीं रहे हैं। उस संबंधित अधिकारी पे जो कस्टडियन रहता है ये सारे रिकॉर्ड्स का, उसको नेम्ड अक्यूज बनाया जाता है। लेकिन साहब यहाँ तो सरकार लगता है फ्रेंडली मैच खेल रही है। सरकार में जो राजकीय प्रेस के संजीव कुमार थे, जो इसके लिए जिम्मेवार थे, कस्टडियन थे, सिर्फ उनको रस्म अदायगी के लिए एक शो कॉज नोटिस दे दिया। जब आपके रिकॉर्ड गायब हो गए, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, कोई रजिस्टर नहीं मिल रहा, तो आप अभी तक एफआईआर क्यों नहीं किए हैं? इसलिए हमारा मानना है कि ये जो सरकार से जानना चाहते हैं, क्या ये धर्मांतरण के वास्तविक आंकड़ों को, और जो बिहार में चल रहा एसआईआर जब वो झारखंड में हो, उससे भी बचने के लिए एक बड़ी साजिश। अगली खबर रायबरेली से। रायबरेली के बछरावा से एक चौंकाने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें टैक्सी स्टैंड चालकों की खुलेआम गुंडागर्दी देखी जा सकती है। वायरल वीडियो में 3 लोगों द्वारा एक युवक को बेरहमी से पीटते हुए देखा गया है, जिसमें इलाके में आक्रोश का माहौल है। घटना बछरावा कस्बे की बताई जा रही है, जहां टैक्सी स्टैंड पर किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद इतनी बढ़ गई कि स्टैंड के मौजूद लोगों ने युवक को घेर कर मारपीट शुरू कर दी। पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी। फिलहाल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर कानून व्यवस्था बनी रहे और इस तरह की गुंडागर्दी पर रोक लगाई जा सके। अगली खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद के मुंडा पांडा थाना क्षेत्र के दलपतपुर गांव में मंगलवार को दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात हुई है। नाजिम के घर में घुसे 3 नकाबपोश बदमाशों ने करीब 15,000 रुपए नगद और सोने चांदी आभूषण चोरी कर लिए। घटना के कुछ देर ही बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए चोर भगतपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं और उनके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है। और सुबह इसमें से मैंने 5,000 अब्बू को दिए हैं। अम्मी खुद लेके गई हैं। सब ले गए, पैसे वैसे सब ले गए। हाँ बोलो। बहुत भैया थोड़ी देर के बाद मिलिए शाम को। 10 बजे 10:30 बजे का टाइम है। तैयार हो। मॉर्निंग आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।